लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, लंब दंड हो प्रचंड विमान सा है मारता। धोनी है रे भैया, धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है, धोनी है। आपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मुंबई में लोग खामखा गले मिलते हैं, दोस्तियां उतनी मजबूत नहीं होती हैं जितना प्यार से वो गले मिलते हैं। बिकॉज मैं बनारस से हूँ तो वहाँ दोस्ती होती है और जम के दोस्ती होती है। काफ़ी समय इसमें गया है कि जो बातचीत मुलाकात हुई उसमें मैं दोस्त देख रहा था और बाद में आई रियलाइज नो। अभी आप जाट में भी काम कर रहे हैं, सनी देओल के साथ आपने काम किया। उनके साथ काम करना कैसा है? मतलब वो जितने एनर्जेटिक स्क्रीन पे लगते हैं, ऑफ स्क्रीन कैसे हैं वो? उनके साथ एक्शन करते समय आई फील आई एम सेफ। अभी हम दोस्ती पे बात कर रहे थे, एक फोटो है आपकी सोशल मीडिया पे शाहरुख खान के साथ। एक दूसरा पक्ष है शाहरुख सर का, तो हम भूल नहीं सकते वो। अनुराग कश्यप एज एन डायरेक्टर के बजाय ये जानने में ज़्यादा उत्सुक हूँ कि अनुराग कश्यप एज एन एक्टर कैसे हैं, क्योंकि अब उनकी राइफल क्लब आ रही है, महाराजा में उनकी एक्टिंग की इतनी तारीफ हुई। मुझे लगता है शायद वो पहले एक्टर बनना चाहते थे। एक सीन बहुत वायरल है लेकिन उसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, तो ही केम ऑल ऑफ सडन। वो आए वैनिटी में, बोले क्या कर रहे हो, तो मतलब सीन हम लोग लाओ लिया और फाड़ दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप, स्क्रिप्ट भी नहीं दी है, अभी एक सीन आया उसको भी फाड़ दिया, बोला ये नहीं करूँगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं उनके पिता एक जाने माने मैथमेटिशियन, ट्रिग्नोमेट्री की किताब तक लिख चुके, लेकिन उन्होंने इस जोड़ तोड़ में नहीं पढ़ना सही समझा, उन्हें ये गणित नहीं समझनी थी, तो उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने सोचा डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उन्हें बनना डॉक्टर भी नहीं था। ये डॉक्टर बनने का रास्ता भी उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि उन्हें मुंबई जाकर एक्टर बनना था। कमाल के बास्केटबॉल प्लेयर हैं, बढ़िया डॉक्टर हैं, खूबसूरत गाने भी लिखते हैं और उससे भी बढ़िया कमाल के एक्टर हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विनीत कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विनीत आपका। थैंक यू। कैसे हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आपकी फिल्म आ रही है मैच फिक्सिंग, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताइए कुछ लिखा लेटेस्ट, क्योंकि आप बहुत बढ़िया गाने लिखते हैं। हाँ, एक तो लिखी हैं कुछ चीज़ें। मैं सोच रहा हूँ पहले उनको बाहर ही आ जाने देता हूँ। अच्छा। हाँ। तो 2 लाइन भी अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव सुना दें। मुझे लगता है गरिमा उसे मैं अभी अवॉइड करना चाहूँगा, बिकॉज प्रॉपर गाना है। अच्छा। और अपनी ही किसी फिल्म के लिए लिखा है। अरे वाह, बढ़िया। तो बेहतर होगा कि पूरा गाना बन जाए रादर देन मैं लिरिक्स सुना दूँ की बजाय। हाँ, क्योंकि वो एक ज़रूरी फिल्म है जो मैं करना चाहता हूँ और वो उसका ही गाना है। तो ये फिल्म कब तक आने वाली है? अभी तो कुछ पता नहीं है कि कब फ्लोर पे जाएगी। अच्छा, अभी फ्लोर पे प्रोडक्शन भी नहीं शुरू हुआ है। तो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पूरी लिख दी है, अगेन विद माय सिस्टर एंड मी, और गाना भी लिख दिया है। तो लिख क्या दिया है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई देता है, मैं रिसीव कर लेता हूँ बस। मैं कभी ये नहीं मानता कि मैंने लिखा, बस ऐसा लगता हो गया। हाँ। तो कभी ऐसे होता है कि कोशिश करने बैठते हैं लिखने की तो नहीं लिख पाते, और कभी नेचुरली कुछ ऐसे अपने आप बहुत कमाल का कुछ खूबसूरत आप लिख देते हैं? पहला जो सवाल का हिस्सा है, कोशिश करता हूँ तो भी हो जाता है कुछ न कुछ, और नेचुरली चीज़ें मुझे ज़्यादा मिलती हैं कि किसी से बात करते करते कोई चीज़ एकदम से स्ट्राइक कर गई, पता नहीं कोई तार बच जाता है मेरा, और फिर कुछ हो जाता है। सेम जब एज एन एक्टर भी काम करता हूँ, तो जब फ्लोर पे जाता हूँ तो बस कुछ हो जाता है और कुछ सूझता है, अपने आप होती हैं चीज़ें, तो दायरे के अंदर रह के कुछ। मैच फिक्सिंग पे आते हैं, आपकी फिल्म आने वाली है, ट्रेलर आया है इसका। मैं ये समझना चाहूँगी सबसे पहले तो कि जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया तो क्या वो एक चीज़ थी इस प्रोजेक्ट की जिसने ये डिफ़ाइन किया आपके लिए कि हाँ आप ये प्रोजेक्ट करेंगे, इस फिल्म के लिए आप हाँ कहेंगे? क्या वजह रही? बचपन से मेरा सपना था यूनिफॉर्म पहनना। अच्छा। आर्मी का यूनिफॉर्म। एंड इसके पहले एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला था मुझे गुंजन सक्सेना में। और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कड़ी भी है। जब मेरे पास डायरेक्टर केदार गायकवाड़ और प्रोड्यूसर पल्लवी
इन लोगों से जब मुलाकात हुई और हम लोग घर पे ही बैठे थे और बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं एक मन का एक हिस्सा तो तैयार था, बिकॉज आर्मी, मैं ये मानता हूँ, द मोस्ट ऑनरेबल जॉब। और चाइल्डहुड में एक सपना भी था कि मैं डिफेंस में जाऊं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़, आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में ज़्यादा होता है, जिससे नेचुरली जब मुझे ये एहसास होने लगा कि एज एन एक्टर चीज़ें मुझसे कुदरती होती हैं, तो वो रास्ता चुना। लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं था, आर्मी ऑफिसर। हाँ, तो ये मौका आया एंड आई सेड व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। प्लस गरिमा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोल है जो किरदार है मेरा अविनाश पटवर्धन का, बहुत लेयर्ड स्टोरी है, और एक आर्मी मैन का वो हिस्सा भी फिल्म में देखने को मिलता है कि एक परिवार है ना, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपका घर, तो जो एक सॉफ्टर साइड है फैमिली को लेकर के, वो उतनी ही वल्नरेबल होती है, उतनी ही भावुकताओं के अनुभव से भरी होती है, जैसा हर एक आम आदमी के जीवन में होता है। बट एट द सेम टाइम वो अपने ड्यूटी के फ्रंट में दे डील विद रियली टफ थिंग्स, यू नो। तो ये एक बड़ा रेंज मुझे एज एन एक्टर करने को मिल रहा था, एंड आई सेड यस, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। प्लस केदार जो मेरे डायरेक्टर हैं, केदार की क्लैरिटी मुझे अच्छी लगी, और एक चीज़ और है कि केदार डीओपी भी रहे हैं, तो आपको एक ट्रस्ट आता है, यू नो, कि डीओपी कभी फिल्म को ख़राब तो नहीं जाने देगा, बिकॉज केदार की ये पहली फिल्म है। पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जिनकी वो पहली फिल्म थी, जैसे गुंजन सक्सेना, शरण शर्मा की पहली फिल्म थी, सिया, हाँ सिया, मनीष मुंद्रा की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी, तुषार हीरानंदानी की सांड की आँख पहली फिल्म थी। तो मैं डायरेक्टर से मिलता हूँ, उनकी एनर्जी, उनका विजन, उसको महसूस करता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, और बस अंदर से आवाज़ आ जाती है, बढ़ो। तो जब तैयारी आप कर रहे थे विनीत, तो क्या आप आर्मी ऑफिसर्स से मिले, उनके परिवार वालों से बात की, उनसे मिलना हुआ, इस किरदार में और डीपली घुसने के लिए क्या क्या तैयारियां की आपने, या आपने नेचुरल आने दिया सब कुछ कि ठीक है जैसा मैं फील कर रहा हूँ उस किरदार को वैसा ही करूँगा? फिल्म देखेंगे तो कई सारी चीज़ें समझ आएंगी जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। सी, जब भी पहला ड्राफ्ट मेरे पास आया तो भी लिखा जा रहा था। अच्छा। हाँ, तो मैंने वो पढ़ा ही नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जब मेरे डायरेक्टर को लगे ये वो स्क्रिप्ट है जिसके साथ मैं फ्लोर पे जाने वाला हूँ, मैं तभी स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू करता हूँ। तो जब ये हुआ कि नहीं, ऑलमोस्ट ये वाला वो ड्राफ्ट है, दैट टुक सम टाइम, तो मैंने वो पढ़ा, और प्रिपरेशन के लिए थैंक्स टू माय डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के सेट पे आर्मी ऑफिसर्स थे। अच्छा। या स्मॉल डिटेलिंग, मतलब मैं ये बोलूँगा कि आप खोज के निकालिए कि कैप गलत लगी है क्या कहीं, आप खोज के निकालिए कि कोई बैच गलत लगा है क्या कहीं, बिकॉज एक मैं ये बोलूँगा जैसे लिटमस टेस्ट होता है कि मैं तैयार होता था शॉट देने के, एवरी शॉट देने के पहले, बिकॉज क्या होता है कि हम शॉट के बीच में कई बार 1 घंटे का गैप आ जाता है, सेटअप चल रहा है, और उस बीच में आपने कैप उतार दी और आपने लगाई, या कोई चीज़ इधर की उधर हो गई, आपको पता नहीं चलता। तो जब भी शॉट देने जाता था तो कर्नल आलूवालिया सर वॉज देयर, एंड उनके सामने जाके मैं खड़ा हो जाता था, तो ऊपर से नीचे तक सब कुछ चेक करते थे, एवरीथिंग इज फाइन, देन गो अहेड। फिर हम लोग तो मैनरिज्म, सीन कहाँ का है, कि अगर मेरा किरदार अपने सीईओ के साथ सीन कर रहा है, यूनिफॉर्म में है, तो क्या मैनरिज्म होगा, कि आप इन करते हो तो कैसे कर, एवरीथिंग इज टेक्निकली यू नो उनके थ्रू ही जाती थी, बिकॉज केदार वॉज वेरी पंक्चुअल,
एंड ही वॉज वेरी पंक्चुअल, कर्नल आलूवालिया सर। तो चांसेस ये हैं कि भूल ऐसी नहीं हुई है। तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली, उनसे काफ़ी बातचीत होती थी। प्लस एक लिबर्टी मेरे किरदार को ये है कि अविनाश पटवर्धन का किरदार ही इज़ आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो एक तो वो है जब वो अपने यूनिफॉर्म में होते हैं, और बहुत सारी साइड ऐसी है जब वो फील्ड में काम करता है वो किरदार, तो ही इज़ अंडर कवर। तो यू डोंट नो कि जिस आदमी के साथ आप बातचीत कर रहे हो वो आदमी आर्मी का आदमी है। वो इतना सामान्य, इतना सामान्य लोगों में घुल मिल जाने वाला कि आपकी नज़र ही ना पड़े कि अगर 5 लोग भी खड़े हैं, मैं बड़ी संख्या की भी बात नहीं करता, 3, 4 या 5 लोग भी खड़े हैं तो उस आदमी पे नज़र नहीं जाएगी कि वो आदमी खुद को ऐसे ढाल लेता है। तो एक ही किरदार, एक ही फिल्म के अंदर मुझे कई सारे किरदार करने का मौका भी मिला। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था इसके लिए हाँ बोलने का। बिकॉज एज एन एक्टर आप चाहते हो कि आपको प्रयोग करने का मौका मिले, एज एन एक्टर आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस मिले जो आपने पहले ना किए हों। तो विनीत, एक फिल्म ये मैच फिक्सिंग जिसमें माइन्यूट डिटेल्स का भी ध्यान रखा जा रहा था, हालांकि वो उस फिल्म की, उस किरदार की डिमांड भी रही। फिर एक फिल्म अगली, जिसका एक सीन बहुत वायरल है, लेकिन उसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। अनुराग कश्यप आए और बोले कर डालो। ये आपसे ज़रूर किस्सा सुनेंगे, आप पहले भी इस पर बात कर चुके। मैं अनुराग कश्यप एज एन डायरेक्टर के बजाय ये जानने में ज़्यादा उत्सुक हूँ कि अनुराग कश्यप एज एन एक्टर कैसे हैं, क्योंकि अब उनकी राइफल क्लब आ रही है, महाराजा में उनकी एक्टिंग की इतनी तारीफ हुई। तो जब आप शुरुआत में साथ रहते थे तो ये कीड़ा उनके अंदर एक्टिंग का है, ये कहीं नज़र आया? जब वो सेट पे इंस्ट्रक्शंस देते थे, जैसे राजा मौली करते हैं, वो एक एक सीन इनैक्ट करके दिखाते हैं, मतलब अगर लड़की की चाल ढाल भी दिखानी है तो वो वैसे ही दिखाएंगे करके। तो क्या अनुराग के अंदर भी ये ट्रेड पहले से नज़र आ रहे थे या आपको अचानक लगा अरे अनुराग आप एक्टिंग भी कर सकते हैं? हाँ, दोनों लोग बहुत ही, मतलब दोनों डायरेक्टर्स का जो आपने नाम लिया, राजा मौली सर के साथ कभी काम करना चाहूँगा। और अभी साउथ में मैंने खाता खोल दिया है हिंदी फिल्म, हाँ। लेकिन प्रोडक्शन हाउस वहीं का है जो एक फिल्म कर रहा हूँ। अनुराग सर एज एन एक्टर उन्होंने थिएटर में काम किया है, और मुझे लगता है शायद वो पहले एक्टर बनना चाहते थे, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज उन्होंने एज एन एक्टर काफ़ी काम किया है थिएटर में, और उनके घर में तस्वीरें हैं एज एन एक्टर वाली। लेकिन सेट पे एज ए डायरेक्टर वो कभी भी एक्ट करके नहीं दिखाते। अच्छा। नहीं, एक्टर को फ्री छोड़ते हैं, आपको सीन बता देते हैं, आपको सिचुएशन बता देता है, और आपको पूरी फ्रीडम देता है। इनफैक्ट यहाँ तक वो छोड़ते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, है ना, बस वो पोजीशन दिखा दो कहाँ कहाँ जाओगे, और कैमरा उसके हिसाब से उनका मूव करता है। वो कैमरा बाद में प्लेस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कैमरा वो बाद में प्लेस करते हैं, पहले एक्टर को समझ लेते हैं एक्टर क्या करने वाला है ये सीन में। अच्छा। उसके बाद फिर उनकी कैमरे की पोजीशन शुरू होती है। कभी कभी कई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं, तो ये हैव टू प्लेस द कैमरा एट पर्टिकुलर पोजीशन और समथिंग, तो वहाँ की बात अलग है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत फ्रीडम रहती है कि यू फील लाइक टू गो एनीवेयर, कि अगर मैं अभी आपसे बात करते करते मेरा दिल किया मैं लाइटें गिन दूँ, अच्छा, हाँ, तो मैं गिन सकता हूँ उनके सेट पे। लेकिन ये लाइटों का गिनना यूं ही नहीं होना चाहिए। ये लाइटों का गिनना इस सीन और इस फिल्म और इस कहानी में कहीं ना कहीं कुछ कहता होना चाहिए। कि अब जैसे बात करते करते कि भाई इसका जो टंगस्टन वायर है अंदर, मैं उसके मूवमेंट को पकड़ के कुछ अपने किरदार से जोड़ के, सिचुएशन से जोड़ के कुछ कह दूं, है ना, या बोल दूं कि यार मैं ना, मतलब मैं मेरी जिंदगी ऐसी है पेंडुलम जैसी, और सीन कुछ ऐसा था और ऐसा कुछ कर जाऊं, तो वो आप अलाउड हो। अच्छा। कि आपका किरदार इस सीन में बैठा है और पेंडुलम के जैसे ऐसा अगर हिल रहा है, और आप अगर उस चीज को मेटाफोरिकली कह पाओ तो स्वागत है। यूं ही कुछ करोगे तो वहीं रोक देंगे।
वो वहीं रोक देंगे। तो अगली का सीन भी वो जो पुलिस स्टेशन का सीन है, दैट वाज माय फर्स्ट डे। अच्छा, हाँ, कमाल का सीन है वो, कमाल का सीन। फिल्म की स्क्रिप्ट थी लेकिन उन्होंने मुझे और राहुल को नहीं दी थी। और गिरीश कुलकर्णी के पास स्क्रिप्ट थी, रोनित रॉय के पास स्क्रिप्ट थी, लेकिन सबको बोला ये गया था, सारे एडीज को, कि इन दोनों को स्क्रिप्ट मत देना। तो फर्स्ट डे मैं मतलब सीन आया सिर्फ उस दिन जो शूट करना था, तो पढ़ा एंड आई वाज प्रिपेयरिंग कि क्या करना है, और मैं जोड़ तोड़ रहा था कि यार अभी ये कली कौन है ये तक नहीं पता था मुझे, कि कली राहुल की बेटी है ये भी नहीं मालूम था। तो बस वो सीन का ब्रीफ दिया गया, तो ही केम ऑल ऑफ सडन। वो आए वैनिटी में और बोले क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो मतलब सीन हम लोग लाओ लिया और फाड़ दिया। बोला अरे क्या कर रहे हैं आप, स्क्रिप्ट भी नहीं दी है, अभी एक सीन आया उसको भी फाड़ दिया। बोला ये नहीं करूँगा। बोला तो करूँ क्या, पहला दिन है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है। धक है। और अगली जैसा कोई किरदार मैंने किया नहीं हाँ। और रियल लाइफ में इस तरीके की चीज़ों से बहुत दूर हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं एक घबराहट भी थी कि यार पता नहीं कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पहले बॉम्बे टॉकीज की थी जो बहुत इनोसेंट है, सीधा साधा है। तो उन्होंने वो सीन का ब्रीफ दिया अगली का। उन्होंने कुछ स्टेशंस बताए सीन में कि ये है कि कली गाड़ी में थी, राहुल तुम्हारे पास आया था, तुम ज़ेरॉक्स निकालने जाते हो, और ऐसे कुछ चीज़ें, लौट के आए तो कली गाड़ी में नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि बोला इसको कवर कर लेना, बाकी सीन कहाँ जाएगा क्या बोलोगे वो सब छोड़ दो। बस गए सेट पे, तो वो जो एक नर्वसनेस थी इस बात की कि सीन पता नहीं है, कहानी पता नहीं है, स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, क्या बोलना है कुछ मालूम नहीं, तो पुलिस स्टेशन में वो नर्वसनेस वर्क करती है। यस, और वो आपके चेहरे पे दिख रही है। हाँ, तो वो सब मैंने टिक मार्क करना भी, मतलब मैं अपनी तैयारी तो करता हूँ जो भी मेरे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, मतलब दिस नर्वसनेस विल हेल्प। तो कॉन्फिडेंस के स्पेस में नहीं जाते कि नहीं जो होगा कर दूंगा, नहीं वो नहीं करना है, ये घबराहट थोड़ी रहने देते हैं, बिकॉज पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ तो नॉर्मली होती है, तो मैंने उसको रखा। और फिर जब सीन शुरू हुआ तो इट वाज 14 मिनट 1 टेक, एंड सामने गिरीश कुलकर्णी वाज देयर, फैंटास्टिक एक्टर, राहुल वाज विद मी, एंड क्या बढ़िया सीन किया राहुल ने। तो इस तरीके से मिलके सबने पूरा सीन बस बन गया। और बहुत सुंदर दिखता है, मतलब जब आप उस सीन को देखते हैं तो वो दिखता है कि पुलिस वाला नहीं आपकी शिकायत दर्ज करना चाहता है, और आप और राहुल का किरदार कितना नर्वस हैं, उनको नहीं पता, पहली बार पुलिस स्टेशन में कदम रख रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो खूबसूरत निकला है वो सीन। थैंक यू। उसके बाद अब अनुराग के साथ काम? हाँ, अभी एक फिल्म कर रहा हूँ, अच्छी बनी है फिल्म, कुछ नया है। क्या उसी के लिए गाना लिखा है या वो अलग है? नहीं, उसके लिए नहीं लिखा है। अच्छा, पर उनकी एक फिल्म के लिए आप गाना लिख चुके हैं? हाँ, मैंने सबसे पहले एक फिल्म थी वास्तव की सिक्वल, वास्तव पार्ट 2, उसके लिए एक गाना लिखा था। संजय दत्त सर वाज देयर एंड आई एम आल्सो इन दैट सॉन्ग, और वो भी टाइटल ट्रैक था जी। फिर अगली में एक गाना लिखा था, और दैट वाज उसमें गाया भी था। फिर सो ऑन चीजें होती गई। फिर वो धोनी का गाना, महेंद्र सिंह धोनी इज माय फेवरेट। धोनी का गाना, आप उसकी 4 लाइनें सर प्लीज, क्योंकि वो बहुत कमाल का गाना है। एक्चुअली एक क्विज आ रही थी FM पे, तो आई वाज गोइंग समवेयर, तो आई वाज ड्राइविंग, और क्विज ये थी कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो फाइनल जब जवाब आया कि लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। मुझे कुछ जो मैंने बोला ना कि कोई चीज हो जाती है कभी, मुझे लगा कुछ हो रहा है, तो वो मैं टैप कर लेता हूँ कि कुछ हो रहा है। मैं जहाँ जा रहा था, मैंने गाड़ी कहीं और लगाई चुपचाप सुनसान जगह पे, तो मैं अक्सर फोन निकालता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। और धोनी मेरे फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं ऑन द होल, के एज अ पर्सन
क्रिकेट में कैसे कठिन सिचुएशन से टीम को धीरे धीरे बाहर लाके ऐसी सिचुएशन बना देना कि आप फिर ये सोचते ही नहीं कि ये मैच तो बहुत पहले ही फंस चुका था। है ना। तो ही वाज चेजिंग ऑल द टाइम। मैंने फील किया कि वो चेज पहली बॉल से शुरू हो जाती है, चाहे वो बैटिंग कर रही हो इंडिया या फील्डिंग कर रही हो। तो वो टेम्परामेंट पूरी टीम का तो मुझे बहुत पसंद आया है उनका हमेशा से। एंड तो ये गाना उन्हीं के लिए लिखा। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, लंब दंड हो प्रचंड विमान सा है मारता, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। शांत चित्त हर परिस्थिति में जो खड़ा रहे, हर धरा पे अंगद के पांव सा अड़ा रहे, नीतियों के जोड़ तोड़ हर घड़ी विचारता, मौके पे तरकश से राम बाण मारता, गोल पिंड हुर्र हर दिशा में देखो उड़ चली, लंब दंड है गदा सभाजता महाबली, हर हवा को काटता है संकटों को छांटता है, प्रतिद्वंदी के हृदय में मच गई है खलबली। ओ माय गॉड, तो ऐसे करके। वेरी नाइस, थैंक यू। ये जितनी बार सुनते हैं ना उतनी बार इसे सुनने में मजा आता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच इस खूबसूरत गाने को लिखने के लिए। थैंक यू सो मच। आप ना ये आपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मुंबई में लोग खामखां गले मिलते हैं, मतलब उनकी दोस्तियां उतनी मजबूत नहीं होती हैं जितना प्यार से वो गले मिलते हैं। आपका पहला दोस्त कौन बना मुंबई आके? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा मजबूत दोस्ती का रिश्ता किसी के साथ स्थापित हो पाया? हाँ, काफ़ी पहले मुझे लगता है जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो फिल्म जहाँ पे एडिट हो रही थी तो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। एंड मेरा जो दोस्त है प्रवीण आंग्रे वो वहाँ पे असिस्टेंट था, एडिटर। बाद में आगे जाके बहुत अच्छी दोस्ती हुई हमारी। हम लोग काम के मामले में बहुत ही बोल्ड हैं, कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। जो सच है, सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट इन द सेंस कि एक होता है ना कि आप फेवर कर रहे हो, हम फेवर नहीं करते। अच्छा। अगर मुझे उसका कोई काम नहीं समझ में आएगा तो मैं कहता हूँ, कह पाता हूँ। मेरा काम अगर उसे नहीं समझ आता तो हक से कहता है। एंड ही गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर हिज वर्क। एंड ही इज, मतलब मैं कई एडिटर्स से मिला हूँ, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एडिटर प्रवीण आंग्रे, और मेरा अच्छा दोस्त है। एडिट रूम में वो मुझे घुसने नहीं देता। इफ ही इज डूइंग अ फिल्म, अगर वो मेरा काम है तो आई एम नॉट अलाउड, और उसके बारे में वो मुझसे बात नहीं करेगा। अच्छा। इज दैट ऑनेस्ट कि बोले नहीं, कुछ भी बात करेंगे भी नहीं, एडिट में क्या कर रहा हूँ वो नहीं बोलूंगा। और वो मुझे सिर्फ मेरी कमियां बताता है। दिस इज हाउ रियल फ्रेंड्स आर। यस। बाकी हाँ, मुंबई में बिकॉज मैं बनारस से हूँ तो वहाँ दोस्ती होती है। हाँ, दोस्ती होती है और जम के दोस्ती होती है, और एक दूसरे के लिए हम उस लेवल तक चले जाते हैं जहाँ पे होता है ना भाई, जान भी जोखिम में आई तो कोई दिक्कत नहीं, दोस्त का मान रहना चाहिए। पिटने और पीटने पे हाँ, दोस्त का मान रहना चाहिए। तो उस लेवल तक हम लोग जाते थे। बट मुंबई में वैसा है नहीं। काफ़ी समय इसमें गया है कि जो बातचीत मुलाकात हुई उसमें मैं दोस्त देख रहा था, और बाद में आई रियलाइज नो इट्स अ मिस्टेक, बिकॉज समहाउ सब कॉम्पीट कर रहे हैं, सब आपसे मीठा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज उनका कुछ फंसा हुआ है ना। या एक आदत सी है वहाँ पे कि लोग नाप तोल के ही बात करते हैं। सब सीधी बात करो तो या तो बुरा मान जाते हैं, है ना, या वो वहाँ चलता नहीं है। तो मैं फिर क्या होता है ना, मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ, आइसोलेट रहता हूँ, अपनी दुनिया में रहता हूँ। है मेरे अपने लोग हैं, अच्छे हैं। बिकॉज अगर आप सच नहीं सुन सकते, मैं कोई एजेंडा लेकर के कभी नहीं बोलता, है ना, लेकिन अगर आप सच नहीं सुन सकते तो फिर मुझे उस पोजीशन में ही मत डालो ना कि नहीं आप बोलो, मेरी राय ही ना मांगो, क्योंकि या तो मैं झूठ बोलूँ, है ना, तो फिर वो दोस्ती किस काम की और रिश्ता किस काम का। क्योंकि फिर मुझे लगता है ये मैं गलत करके आया। तो इसलिए फिल्म वगैरह अगर मुझे दिखाना है तो मुझे एडिट रूम में दिखाओ। बिकॉज जब मैं एडिट रूम में देखता हूँ तो मैं कुछ कह पाता हूँ, बिकॉज आपके पास टाइम है,
लेकिन प्रीमियर में देख के अगर मैं कुछ कहना भी चाह रहा हूँ तो कुछ बदल नहीं सकता, बिकॉज आप चाहें भी तो कुछ नहीं बदल पाओगे, वो टाइम नहीं होता। तो इन सारी उन चीज़ों में ना एक अजीब सा द्वंद्व मैंने महसूस किया, और मुझसे गलतियाँ भी बहुत हुई। बिकॉज फिर क्या होता है कि एक और चीज़ है, जैसे मैंने ना गरिमा ये फील किया, सी मेहनत सभी करते हैं, ठीक, मैंने भी मेहनत की, मुक्काबाज की अगर बात करूं, बहुत मेहनत की। और शायद ये क्यों प्लान करता हूँ थोड़ा, चीज़ों को जब करता हूँ तो थोड़ा प्लान करता हूँ। फिर मैं बाद में ऐसा सोचा कि यार ऐसे नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। लोग अक्सर बोलते हैं डोंट प्लान दिस एंड दैट, तो मैं जाके बचपन में सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ। तो मुझे समझ में आया बचपन में तो मैं टाइम टेबल बनाता था और लिखा रहता था मेरे टाइम टेबल पे सुबह उठना, ठीक है, कि 5 बजे, सुबह 6 to 7 ये सब्जेक्ट, 7 to 8 या 7 to 7:30 ये सब्जेक्ट, 7:30 to 8 ये सब्जेक्ट, फिर ब्रेकफास्ट। और मैं ऑलमोस्ट 80 to 90% फॉलो करता था, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जब खेलते थे हम लोग तो शेड्यूल आता था, है ना, शेड्यूल आता था। और जब प्रोफेशनली खेला तो शेड्यूल दिल्ली से आता था, बिकॉज जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक पूरा सेंटर था, तो शेड्यूल फॉलो करते थे हम, सबके पास शेड्यूल होता था कि आपको अगर असेंबली में 6 बजे पहुँचना है तो पहुँचना है। इफ़ यू आर लेट बाई 2 minutes, आप पहले पनिशमेंट फेस करोगे, फिर आप असेंबली में आओगे। तो ये प्लान था, इट वॉज प्लान्ड। तो वो प्लान मैं करता था अपने करियर में भी। अच्छा। हाँ, लेकिन वहां पे रिजल्ट मिलता था, मतलब पढ़ाई में रिजल्ट मिलता था, स्पोर्ट्स में भी रिजल्ट मिलता था। हम वो शेड्यूल फॉलो करते थे तो उसका असर भी मैच में दिखता था। लेकिन अपनी इंडस्ट्री में जब मैंने ये सब बहुत सारी चीजें आदत पड़ी थी बचपन से, देन आई रियलाइज कि वो प्लान की वजह से फिर क्या होता है ना, मुझे गुस्सा भी आता है, और मैं वो फेज से गुजरा हूँ। एंड कई बार मैंने कुछ बिकॉज मैं अपने जोन्ड आउट रहता था, वो एक फेज रहा है पहले। तो मुझे समझ में आया यार क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं किसी को ऐसा कहना तो नहीं चाह रहा था, बट बिकॉज ऑफ दिस सप्रेस्ड एंगर इन मी, कि कई बार कुछ ऐसा कह गया और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो गलत है विनीत, सब मेहनत करते हैं, तुम अकेले तो नहीं हो, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, तुमको ये राइट किसने दे दिया ये कहने का, एंड एवरीबडी इज फेसिंग समथिंग इन देयर ओन लाइफ। देन एक अलग तरीके की लर्निंग शुरू हुई, मुझे कई सारी गलतियों का एहसास है। शायद वो लोग जब मुझे मिलेंगे तो मैं कह पाऊंगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया कि एकदम बदतमीजी कर दी, ऐसा तो कभी नहीं किया, बट समहाउ कुछ जवाब ऐसे रहे हैं जो मुझे नहीं देना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। और ऐसे ही आप ग्रो करते हो, ऐसे ही आप सीखते हो। तो रीविजिट जब करता हूँ, कुछ पुराने इंटरव्यूज देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्यों ही बोला मैं, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग इन माई लाइफ, एंड नोबडी नोज दैट, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, व्हाट टू से, मतलब मैं कह भी नहीं सकता। आई वॉज फेसिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। प्लस मुक्काबाज के बाद ये हुआ था मेरे साथ, वो टीस है क्या मन में? नहीं, इतना ज़्यादा रगड़मपंथी की थी ना उस एक फिल्म के लिए कि मुझे मेरी उम्मीद बढ़ गई थी। वो मेरी गलती थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मेरी थी, और उसकी वजह से कुछ गलतियां हुई। बट हाँ, धीरे धीरे मैंने करेक्ट किया। अभी कोई चीज़ अगर है तो अक्सर क्या होता है कि उस मोड में जाता हूँ, है ना, कि नहीं यार कह दूँ, बता दूँ, मुझे ऐसा लगता है ये ठीक है। लेकिन जब मुझे लगता है कि वो चीज़ वैसे नहीं जा रही तो मैं पीछे हो जाता हूँ, हाँ, हट जाता हूँ। अभी आप जाट में भी काम कर रहे हैं, सनी देओल के साथ आपने काम किया, उनके साथ काम करना कैसा है? मतलब वो जितने एनर्जेटिक स्क्रीन पे लगते हैं, ऑफ स्क्रीन कैसे हैं वो? He is very sweet. कोई एक्सपीरियंस, कोई किस्सा उनके साथ? बहुत सारी बातें, बिकॉज मेरा पहला शेड्यूल ही सनी सर के साथ था, उसके बाद भी मेरा दूसरा शेड्यूल भी उनके साथ था, तो बहुत सारी मेमोरीज हैं। इनफैक्ट सर का बर्थडे जब था तब भी हम लोग साथ में शूट कर रहे थे, दैट वाज 3rd शेड्यूल। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, खूब सारी बातें हुई, बिकॉज बचपन में उनकी फिल्में ब्लैक में टिकट होता ना, कि वो छोटी सी खिड़की में कैसे 3 हाथ घुसते थे पता नहीं,
लेकिन वो भी एक्सपीरियंस उनकी फिल्मों के लिए रहा है। तो प्लस एक्शन बहुत किया है सनी सर ने, अभी भी द वे ही डू, उनके साथ एक्शन करते समय आई फील आई एम सेफ। हाँ, बिकॉज ही इज सो एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, कि अगर उनका मुक्का आता है ना, और अगर मैं उनके मुक्के की लाइन से नहीं भी हटा ना, तो ही विल कम एंड ही विल मूव हिज हैंड। ही इज दैट पर्टिकुलर, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस है सनी सर को। तो उनके साथ जब एक्शन करता हूँ तो आई फील आई एम सेफ हैंड में हूँ, आंख बंद करके मैं कर सकता हूँ। मैंने ये चीज़ें शेयर भी की सनी सर से। प्लस उनकी फिल्म में बहुत हैं जिसमें हॉर्स राइडिंग मतलब इस लेवल की उन्होंने की हैं। तो उन्होंने कुछ किस्से भी वो सब बताए कि पहले नहीं था, इतनी सेफ्टी नहीं थी। तो बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ। हाँ, छावा भी आने वाली है और साइड से डैनी लगातार इशारा कर रहे हैं कि इंटरव्यू रैप करना है क्योंकि समय की कमी है। उम्मीद करते हैं विनीत जब आप अपनी बाकी फिल्मों का प्रमोशन करने आएंगे तो हम इत्मीनान से बैठकर और बातचीत करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे समझेंगे। जाते जाते अच्छा, अभी हम दोस्ती पे बात कर रहे थे, एक फ़ोटो है आपकी सोशल मीडिया पे शाहरुख खान के साथ, उनके प्रोडक्शन हाउस की 2 सीरीज़ आप कर चुके हैं हालांकि। तो क्या वो आपके दोस्त हैं? किस तरह की बॉन्डिंग उनके साथ है, किस तरह की केमिस्ट्री उनके साथ है, या सिर्फ वो मिले थे एक शूट के दौरान और उस दौरान बातचीत हुई थी? कैसे? शाहरुख सर ही इज कुछ, उनका व्यक्तित्व ही कुछ कमाल का है। हाँ, एक चार्म है, एक अट्रैक्शन है, एक दूसरा पक्ष है शाहरुख सर का जो बिल्कुल हम जैसे हैं, हम सारे लोग कॉमन लोग वैसा है कि आप जब करीब उनके जाते हो देन यू रियलाइज कि वो छोटी छोटी चीज़ों में उनको इंटरेस्ट आता है, जैसे ऑल स्मॉल थिंग्स। और ही इज जेंटलमैन, बिकॉज मुझे वो याद है कि जब मुक्काबाज हुई थी तो घर गए थे हम लोग, मेरे साथ माय गर्लफ्रेंड उस समय, अभी वाइफ रुचिरा, एंड माय सिस्टर मुक्ति, वी वर देयर। और उन्होंने घर में हमें जो भी गेस्ट थे सब वीवीआईपी थे, बट उन्होंने हमें आई थिंक मोर देन 1 आवर हमें दिया। तो हम भूल नहीं सकते वो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की, और बार्ड ऑफ ब्लड की शूट ख़त्म ही हुई थी एंड एडिट में थी चीज़ें, एंड फिर बेताल के लिए बात चल पड़ी। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था शाहरुख सर के साथ। इट वाज अमेजिंग एंड है वो हमेशा याद रहेगा। या थैंक यू सो मच विनीत, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी फिल्मों की लंबी फहरिस्त आपकी इस साल आए और हम आपकी फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आप लोग को ये इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, सुखी रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। थैंक यू सो मच।